नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर समय में एक बहुत लंबी यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे उन्नत प्राचीन संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की, उस खोई हुई सभ्यता की जिसकी हम आज पुरातात्विक जांच शुरू करने वाले हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, शहरी प्लानिंग, इंजीनियरिंग, हर चीज में माहिर। और फिर अचानक वो बस इतिहास के पन्नों से गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि कैसे। यही वो सवाल है जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सदियों से परेशान कर रखा है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ना शुरू करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि इसकी शुरुआत किसी बहुत बड़ी सोची समझी खुदाई से नहीं हुई, बल्कि ये तो बस एक इत्तेफाक था, एक अविश्वसनीय संयोग। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी का समय है। ब्रिटिश इंजीनियर्स रेलवे लाइनें बिछा रहे हैं और उन्हें जमीन के नीचे दबी हुई पुरानी पकी हुई ईंटें मिलती हैं। अब उन्हें क्या पता था कि वो मजदूरों से इतिहास के एक पूरे शहर को खुदवा रहे हैं। उन्होंने तो उन ईंटों को उठाकर रेलवे ट्रैक के नीचे गिट्टी की तरह इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इसी एक एक्सीडेंटल खोज ने प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसके तुरंत बाद पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट वहां पहुंचे और उन्होंने जो खोजा वो सच में चौंकाने वाला था। एक पुराने बौद्ध स्तूप के ठीक नीचे एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर दबा हुआ था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इससे सैकड़ों मील दूर एक और विशाल शहर खोजा गया जिसका नाम था हड़प्पा। ये दो शहर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दरअसल एक बहुत बड़ी पहले से अनजान सभ्यता के दो जुड़वा केंद्र थे। इन खोजों का महत्व इतना ज्यादा था कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को सीधे सीधे 2000 साल से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया। इसने दुनिया को ये बताया कि जिस समय प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताएं थीं, ठीक उसी समय एक तीसरी महान कांस्य युग की सभ्यता भी फल फूल रही थी। मतलब इतिहास की किताबों को फिर से लिखे जाने का समय आ गया था। तो अब जब हमने इस खोई हुई दुनिया को खोज लिया है, तो चलिए अब सबूतों की जांच करते हैं। ये जो खंडहर मिले हैं, ये हमें उन लोगों के बारे में क्या बताते हैं जो कभी इन शहरों में रहते थे। आइए इन सुरागों को जोड़कर उनके जीवन की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। इन शहरों के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी अविश्वसनीय बनावट। ये कोई बेतरतीब ढंग से बसे शहर नहीं थे। नहीं, सड़कों को एक सटीक ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया था, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। उनके पास ढकी हुई नालियों वाली दुनिया की पहली शहरी स्वच्छता प्रणालियों में से एक थी। और तो और ग्रेट बाथ जैसी इमारतें मिली हैं, विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिनमें शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता हो। ये सब इंजीनियरिंग के ऐसे कमाल थे जो अपने समय से सदियों आगे थे। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामिया में क्या था? वहां बड़े बड़े मंदिर और राजाओं की विशाल मकबरे हर जगह दिखते थे। लेकिन सिंधु घाटी में चीजें बिल्कुल अलग थीं। हाँ, धार्मिक कलाकृतियां मिली हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि समाज पर धर्म का कोई बहुत बड़ा दबदबा था। कोई भव्य महल भी नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी सभ्यता थी जो राजाओं और पुजारियों पर नहीं, बल्कि व्यापार और कॉमर्स पर बनी थी। जब हम सिंधु घाटी की तुलना उसके पड़ोसियों से करते हैं, तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जहां मेसोपोटामिया में अक्सर आपस में लड़ने वाले शहर राज्य थे, वहीं सिंधु शहर काफी हद तक एक जैसे और संगठित थे। उनका समाज खेती पर निर्भर रहने के बजाय व्यापारियों के एक मजबूत वर्ग द्वारा चलाया जाता था। सही मायनों में वे अपने समय के प्लानर्स और एंटरप्रेन्योर्स थे। उनकी मोहरें मेसोपोटामिया तक मिली हैं, जो एक बहुत बड़े व्यापार नेटवर्क का सबूत है। और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व सब कुछ रुक सा गया। शहर वीरान हो गए, उनकी लिखाई गायब हो गई और एक पूरी की पूरी सभ्यता बस गुमनामी में खो गई। तो अब हम अपनी जांच के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इन असाधारण लोगों का हुआ क्या? देखिए, इस कोल्ड केस का कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, लेकिन जो सबूत हमें मिले हैं वो दो मुख्य सिद्धांतों की ओर इशारा करते हैं जो शायद इनके पतन की वजह बता सकते हैं। एक थ्योरी कहती है कि एक धीमी पर्यावरणीय मौत थी। मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ, मॉनसून की बारिश कम हो गई और सिंधु नदी की उपजाऊ घाटी धीरे धीरे सूख कर रेगिस्तान बन गई। खेती करना नामुमकिन हो गया।
दूसरी थ्योरी इससे भी ज्यादा भयानक है। पुरातत्वविदों को गाद की मोटी मोटी परतें मिली हैं जो बताती हैं कि विनाशकारी बाढ़ ने बार बार इन शहरों को डुबो दिया। लोग बार बार अपने घर बनाते रहे जब तक कि उन्होंने आखिर में हार नहीं मान ली। और यहीं पर एक असाधारण विडंबना है। जो भी ताकत उनके अंत का कारण बनी, चाहे वो हवा से उड़ने वाली रेत हो या बाढ़ से आई गाद, उसी ताकत ने उनके शहरों को हजारों सालों तक इतने अच्छे से सुरक्षित भी रखा, जैसे किसी ने उन्हें एक टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया हो, हमारे इंतजार में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सभ्यता सच में गायब हो गई या इसने बस अपना रूप बदल लिया? हमारी जांच का ये आखिरी हिस्सा हमें सिंधु घाटी की परछाई को आज के आधुनिक युग में खोजने के लिए ले जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कहानी उन शहरों के साथ खत्म नहीं होती। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने परंपराओं की एक ऐसी अटूट कड़ी की खोज की है जो आज के भारत को सीधे उस लगभग 7,000 साल पुरानी सभ्यता से जोड़ती है। ये निरंतरता मिट्टी के बर्तन बनाने की शैलियों में, कपड़ों के डिजाइन में और यहाँ तक कि कुछ धार्मिक प्रतीकों में भी साफ देखी जा सकती है। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि जैसे जैसे सिंधु शहर कमजोर होते गए, उनके लोग दक्षिण की ओर चले गए और दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृतियों के साथ घुल मिल गए। शायद यही वजह है कि सिंधु लिपि और सबसे पुरानी द्रविड़ भाषाओं के बीच कुछ समानताएं दिखती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत नहीं हुआ, वो बस बदल गई। वो भारतीय संस्कृति के उस विशाल पेड़ की जड़ बन गई, जिसने बाद की पीढ़ियों को पोषित किया और जो आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार दे रही है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जब हम आज के भारत की कला, रीति रिवाजों और जीवन जीने के तरीकों को देखते हैं तो हम असल में उस प्राचीन खोई हुई दुनिया की कितनी परछाइयां देख रहे होते हैं। शायद अतीत कभी भी उतना दूर नहीं होता जितना हम सोचते हैं।